हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर जो 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें उन्हें चेक करना है कि क्या वो सही है या फिर गलत है, और हमें उसका रीजन या फिर जस्टिफिकेशन भी देना है। राइट, तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 5 ये एक जैसे सवाल हैं। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 की। राइट, अब देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मेरे पास 2 लाइन्स हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पहला लाइन है और ये मेरा दूसरा लाइन है, तो जहां पर ये 2 लाइन मीट कर रही हैं, यहाँ पर इस वर्टेक्स पर कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा, है ना। इस एंगल की हमें बात करनी है। और दूसरी चीज, इस एंगल के सामने वाला जो साइड यहां पर बनेगा, जो तीसरा साइड बनेगा जो इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेगा, उसके बारे में हमें बात करनी है। राइट, तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए यहां पर फिलहाल कोई एक साइड बन रहा होगा, है ना, उसे मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया वो तीसरा साइड ब्लू कलर से। राइट, अब देखो यहां पर चेंजेस मैं कुछ करने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो साइड हमारा है इसे मैं थोड़ा सा अगर वाइडन करूं तो देखो क्या होगा। अब देखो पिछली बार से यहाँ क्या चेंजेस हो गए। पिछली बार जो एंगल बना था उससे ये थोड़ा सा एंगल बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइड थोड़ा सा एक्सटेंड हमने कर दिया है। तो अब की बार ये जो एंगल बनेगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा, और इसके रिजल्ट से क्या होगा, यहाँ पर ये जो तीसरा साइड बनेगा वो भी थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब देखो अगर हम तीसरे साइड की बात करें तो वो ब्लू वाले से आप कंपेयर करो, वो थोड़ा सा लंबा होगा अब की बार। राइट, क्योंकि एंगल यहाँ पर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना। तो यहां पर समझने वाली बात सिर्फ ये है कि जितना यहां पर एंगल बढ़ता जाएगा उतना बड़ा यहां पर तीसरा साइड बनता जाएगा, है ना। और इस प्रॉपर्टी का हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। अब देखिए वो कैसे, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो कि राइट एंगल है एंगल B पर, है ना, यानी कि एंगल B पर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक गिवन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लंबा साइड होता है उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का। राइट, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सा है, 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाला, यानी कि AC। इस साइड AC की जो लेंथ होगी वो सबसे लंबी होगी इन 3 साइड्स में से। राइट, और इसका प्रूफ हमने अभी अभी देखा। अब देखो वो कैसे, हमने अभी अभी क्या किया था, 2 लाइंस ड्रॉ की थी और उनके बीच कुछ एंगल बन रहा था, है ना। और जैसे ही हमने एंगल को एक्सटेंड किया, उस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी ना, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं एंगल B की बात करता हूं तो ये 90 डिग्रीज है। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से मुझे क्या पता है कि एक ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका कंबाइंड सम कितना होता है, 180 डिग्रीज का होता है ना। और क्योंकि B यहां पर 90 डिग्रीज ऑलरेडी है, तो जो बचा हुआ 90 डिग्री है वो किन से आएगा, वो एंगल A और एंगल C के कंबाइंड सम से आएगा। तो यहां पर आप ये समझ पा रहे होगे कि एंगल B जो हमारा 90 डिग्री है, इससे बड़ा कोई और एंगल हो नहीं सकता। राइट, क्योंकि अगर आप एंगल A को सपोज 90 डिग्री से बड़ा ले लोगे तो सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, है ना। और अगर आप एंगल A को 90 डिग्री ले लोगे तो उस केस में क्या होगा, ये 90 और ये 90 मिलकर के 180 डिग्रीज हो जाएंगे, और इसे उस केस में 0 डिग्रीज होना पड़ेगा, और 0 डिग्रीज पे कोई एंगल तो बनता नहीं है। राइट, तो यहां पर एंगल A और एंगल C को 90 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा, तभी यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। तो यहां पर हमें एक चीज समझ आ गई राइट एंगल ट्रायंगल में, कि जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है उस राइट एंगल ट्रायंगल का। अब आप याद कीजिए उस एग्जांपल को जो हमने शुरू में लिया था, यहां पर 2 साइड्स हैं BC और AB, है ना। तो इनके बीच एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और मुझे पता है कि इससे बड़ा एंगल कहीं नहीं बन सकता इस पूरे ट्रायंगल में, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड सबसे लंबा होना चाहिए, है ना। तो यही कारण होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लंबा साइड होता है उस राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 5 की। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें यहां पर देखना है कि tan A की वैल्यू जो है क्या वो हमेशा 1 से छोटी होती है। राइट, तो इससे पहले हमें समझना होगा कि tan A होता क्या है। अगर मैं इस ट्राइंगल में tan A आपसे निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। होपफुली आपको वो फॉर्मूला याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। राइट, तो यहाँ पर tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में अगर मैं tan A आपसे पूछ रहा हूं तो tan A क्या हो जाएगा, tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि BC डिवाइडेड बाय बेस यानी कि AB। अब देखो हमें यहां पर प्रूव ये करना है कि ये जो BC और AB का हम डिवीजन कर रहे हैं ये अल्टीमेटली 1 से हमेशा छोटा आएगा। ये चीज हमें स्टेटमेंट में दे रखी है प्रूव करने को, है ना। तो अब देखो अगर मैं इस साइड BC की बात करता हूं तो ये कौन सा साइड है, ये परपेंडिकुलर है, और AB हमारा क्या है, बेस है, और AC क्या हो जाएगा, AC हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा।
अब देखो परपेंडिकुलर और बेस पे तो कोई बाउंडेशन है नहीं ना, हमें सिर्फ इतना पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस वाला साइड सबसे बड़ा होता है और बाकी परपेंडिकुलर और बेस में से कोई सा भी बड़ा और कोई सा भी छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सपोज अगर मैं परपेंडिकुलर को 3 सेंटीमीटर का ले लेता हूं और बेस को मैं 4 सेंटीमीटर का ले लेता हूं, राइट। तब आप यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको AC की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 सेंटीमीटर की मिलेगी, है ना। और उस केस में tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC बाई AB, यानी कि BC की वैल्यू कितनी है, 3 है और AB की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहां पर जब आप डिवीजन करोगे 3 का 4 से, तो यहां पर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है ना। तो क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर छोटा है तो यहां पर डिवीजन कैसा आएगा, ये डिवीजन आएगा लेस देन 1। अब देखो ये तो एक बात हो गई कि हमने परपेंडिकुलर को 3 लिया और बेस को 4 लिया, तो उस केस में हाइपोटेनस 5 आया और tan A की वैल्यू 3/4 आई, जो कि अल्टीमेटली लेस देन 1 थी। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार परपेंडिकुलर छोटा हो और बेस बड़ा हो। अगर मैं इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दूं, यानी कि अगर मैं परपेंडिकुलर को 4 सेंटीमीटर का ले लेता हूं और अगर मैं बेस को 3 सेंटीमीटर का ले लेता हूं, तब आप वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और आपको वापस से हाइपोटेनस की वैल्यू 5 ही मिलेगी, है ना। और इस केस में अगर मैं tan A आपसे पूछूं तो वो क्या होगा, फिर से BC बाई AB। BC की वैल्यू आपकी बार कितनी हो गई है, 4 हो गई है और AB की वैल्यू आपकी बार कितनी हो गई है, 3 हो गई है। और अब की बार जब आप 4 का डिवीजन 3 से करोगे तो अब की बार वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि 3 1 टाइम्स इज 3, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। उसके बाद ये डिवीजन फर्दर कंटिन्यू होगा, वैल्यू अल्टीमेटली 1 से बड़ी आएगी, राइट। तो इस केस में जहां पर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, उस केस में वैल्यू कैसी आ रही है, tan A की 1 से बड़ी आ रही है। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना कि परपेंडिकुलर बेस से छोटा ही हो हर बार, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स हो जाएगा। हाँ, इसमें आप ये जरूर कह सकते हो कि जिस केस में परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा उस केस में tan A की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, बट अगर ऐसा ना हो तो वैल्यू 1 से बड़ी भी आ सकती है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। तो देखो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। एंगल A की किसी वैल्यू के लिए sec का रेशियो कितना है, 12/5 है। तो इसे मैं पहले लिख लेता हूं, ये है sec A इज इक्वल टू 12/5, है ना। और सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, है ना। कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। यानी कि यहां पर हाइपोटेनस और बेस का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 12/5 दे रखा है ना। तो यहां पर बेसिकली आप समझ पा रहे हो कि हाइपोटेनस को उसने बड़ा दे रखा है और बेस को उसने छोटा दे रखा है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस वाला जो साइड होता है वो हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही, राइट। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू हमें 12 दे रखी है और बेस की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। वैसे ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, यहाँ पर आप k से मल्टीप्लाई करोगे, बट यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए मैं k को इग्नोर कर रहा हूँ, राइट। आपको सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर बेसिकली हाइपोटेनस जो है वो बेस से बड़ा है, जो कि बिल्कुल लेजिटिमेट है ना। तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है बेस से। बट यहीं पर अगर ये वैल्यूज रिवर्स हमें दी हुई होती, यानी कि 12/5 ना दे करके अगर हमें 5/12 यहां पर दे रखा होता, उस केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। क्यों, क्योंकि उस केस में हाइपोटेनस छोटा हो जाता और बेस बड़ा हो जाता, और राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाइपोटेनस बेस से छोटा हो, राइट। तो यहां पर होपफुली आपको सेकंड स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं बेसिकली। अब अगर मैं पांचवें स्टेटमेंट की बात करता हूं तो यहां पर देखिए हमें दे रखा है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो अगर मैं एंगल ए को थीटा अज्यूम कर लूं तो यहां पर sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा 4/3। और आपको पता है sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हमें रेशियो 4/3 दे रखा है। तो यहां पर परपेंडिकुलर वाले साइड को अगर मैं अज्यूम कर लूं ये 4 है, तो हाइपोटेनस हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि BC की जो लेंथ है, यानी कि परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो बड़ी गिवन है AC यानी कि हाइपोटेनस के लेंथ से। और मैंने आपको पिछले एग्जांपल में समझाया था कि हाइपोटेनस की लेंथ कभी भी छोटी नहीं हो सकती परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही, है ना। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है फिफ्थ वाला ये हो जाएगा फॉल्स। और वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहां पर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू बड़ी दे रखी है और हाइपोटेनस की वैल्यू छोटी दे रखी है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर अगर ये रेशियो रिवर्स में दिए होते, यानी कि 4/3 के बजाय यहां पर अगर हमें दिया होता 3/4, उस केस में ये स्टेटमेंट सही होता। क्यों, क्योंकि उस केस में परपेंडिकुलर 3 का हो जाता और हाइपोटेनस हमारा 4 हो जाता,
जो कि बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस बड़ा है परपेंडिकुलर से, है ना, तो उस केस में ये वैलिड होता। बट क्योंकि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू बड़ी दे रखी है हाइपोटेनस से, इस वजह से हमारा स्टेटमेंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की। यहाँ पर हमें दे रखा है cos A इज द अब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A, यानी कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि कोसिकेंट को जब हम अब्रीविएट करके यानी कि छोटे फॉर्म में लिखते हैं तो वो cos A होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि cos जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म किसका होता है, कोसाइन का होता है, ना कि कोसिकेंट का। राइट, यहाँ पर मैं सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता हूं। साइन होता है शॉर्ट फॉर्म SINE साइन का। राइट, कॉस होता है शॉर्ट फॉर्म किसका, कोसाइन का। टैन होता है किसका शॉर्ट फॉर्म, टैनजेंट का। कोसेक होता है किसका शॉर्ट फॉर्म, कोसिकेंट का। सेक होता है किसका शॉर्ट फॉर्म, सीकेंट का। और फाइनली कॉट किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, कॉट होता है कोटेंजेंट का। राइट, तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि कॉस जो है वो अब्रीविएशन किसका है, कोसिकेंट का, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि कोसिकेंट का अब्रीविएशन क्या होता है, कोसेक होता है, ना कि कॉस। राइट, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 भी फॉल्स हो जाएगा। अब आइए हम फाइनली बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की। यहाँ पर हमें दे रखा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A इज इक्वल टू हमें दे रखा है cot इनटू A। राइट, अब देखो cot A जब मैं कहता हूं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर cot और A आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है जहां पर एंगल A के टर्म्स में हम cot का रेशियो बताते हैं। राइट, तो यहाँ पर cot A कहने से मतलब क्या है मेरा, यहाँ पर cot A कहने से मेरा सिंपली इतना मतलब है कि यहाँ पर एंगल A के लिए cot का रेशियो क्या होगा वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर ये दो आपस में प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहे। राइट, क्योंकि यहाँ पर cot और A की इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। सिर्फ अगर मैं आपसे cot कह रहा हूं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। राइट, क्योंकि cot जो होगा वो हमेशा किसी एंगल के लिए होगा। तो यहाँ पर cot A में इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट नहीं हो रहा होता। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है जहां पर एंगल A के टर्म्स में हमें cot का रेशियो क्या होता है, वैसे cot का रेशियो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जब मैं cot A कह रहा हूं तो एंगल A के टर्म्स में मैं बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आपसे पूछ रहा हूं जब मैं cot A कह रहा हूं। राइट, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं होता कि ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। राइट, तो होपफुली आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।